हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी फिजिक्स के पीवाईक्यू की लास्ट क्लास रहने वाली है। तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस बच गए हैं वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करके फिजिक्स की पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन नेम्ड डार्ट। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपने पहले प्रकार के मिशन को लॉन्च किया है? तो डार्ट मिशन क्या है? डार्ट मिशन है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये मिशन किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है कि जो भी एस्टेरॉइड हैं उनका पाथ चेंज करने के लिए, कि कोई भी एस्टेरॉइड है वो एक फिक्स पाथ में मूवमेंट करता है, तो यदि उसका डायरेक्शन चेंज करना है हमें या उसका पाथ चेंज करना है तो उसके लिए मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा जो है ये मिशन लॉन्च किया गया। डार्ट कब किया गया था? 2021 में किया गया था, नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये है क्या? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन शार्प सिग्नल्स फ्रॉम ए डिश एंटीना द रिसीवर ऑफ द डिश एंटीना शुड बी प्लेस्ड। डिश एंटीना से तेज संकेत प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना का रिसीवर कहाँ स्थित किया जाना चाहिए? तो यदि हमें शार्प सिग्नल चाहिए तो उसके लिए उसका रिसीवर उसके फोकस पर लगा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डिश के सामने फोकस पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर का पूरा रूप क्या है? तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन डी। लेजर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। एमसीबी का पूरा रूप क्या है? एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और हिंदी में इसको कहा जाता है लघु परिपथ वियोजक। क्या कहेंगे? लघु परिपथ वियोजक कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब एमसीबी होता क्या है? एमसीबी क्या है? एक तरह से हम कहें कि ये सर्किट ब्रेकर है। तो जब भी सर्किट में ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तब ये सर्किट को ट्रिप कर देता है, तो उससे आगे क्या हो जाएगा? सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनमें नुकसान होने से बच जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बर्निंग कैंडल is covered with a glass tumbler, the flame gets extinguished after some time. What is the reason for this? यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को एक कांच के ग्लास से ढक दिया जाए तो कुछ समय बाद लो बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? तो यदि हम एक मोमबत्ती है उसको कांच के ग्लास से ढक देते हैं तो वो इसलिए बुझ जाती है क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि उसको हम ग्लास से कवर कर देंगे तो वहां पर क्या होगा? सीमित मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होगी। क्या होगा? लिमिटेड ऑक्सीजन होगा, तो वो उसको जो है CO या CO2 में कन्वर्ट कर देगा, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए वो कुछ समय के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ड्यू टू लिमिटेड ऑक्सीजन द कवर्ड कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, कि वहां पर क्या है? सीमित ऑक्सीजन है, जो वो भी क्या धीरे धीरे CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जब वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर द्रवों की विशेषताओं से संबंधित है? स्थिर या हम कहें कि विराम अवस्था में जो तरल होता है उसके गुणों को प्रदर्शित करती है, तो वो बताता है हमें हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहेंगे उसको हम? हाइड्रोस्टैटिक्स। ये हिंदी में इसको हम कहते हैं द्रव स्थितिकी। द्रव स्थितिकी। तो द्रव स्थितिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? विराम अवस्था में जो तरल हैं, विराम अवस्था में जो तरल हैं उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तरल के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स या द्रव स्थितिकी। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विथ। सापेक्षिकता का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षिकता का सिद्धांत है क्या? द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध बताता है, E = mc²।
नेक्स्ट है हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हिस्टोग्राम का यूज करते हैं हम बहुलक का पता लगाने के लिए। हिस्टोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो हिस्टोग्राम किस लिए यूज होता है? कि ग्राफ का यूज करके हम क्या ज्ञात करते हैं? मोड ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोड ग्राफिकली। नेक्स्ट है स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक यांत्रिक उपकरण है। स्प्रिंग बैलेंस या इसको कह सकते हैं हम कमानीदार तुला भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कमानीदार तुला। तो ये एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर मापने के लिए किया जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस का यूज हम किस लिए करते हैं? तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है? कि यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को मापने के लिए किया जाता है। जो गुरुत्व बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो या तो इसमें दिया हो कि बल को मापने के लिए या फिर भार को मापने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो इसमें दिया है ऑप्शन सी में फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इज ए डिवाइस बाय विच टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर। एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो भिन्न चित्र एक साथ देखे जा सकते हैं। तो एक ही वस्तु के दो चित्र यदि हम बात करें तो वो हम देख सकते हैं स्टीरियोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा देख सकते हैं? स्टीरियोस्कोप के द्वारा एक ही वस्तु के दो भिन्न चित्र एक साथ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। विच फेमस साइंटिस्ट सेड द स्टेटमेंट। मुझे खड़ा होने के लिए एक स्थान दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा। यह प्रसिद्ध कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कथन कहा था आर्किमिडीज ने। किसने कहा था? वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने, जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज। पानी का भूमि में समाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो जमीन में पानी रिसने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन। हिंदी में यदि सही हम प्रॉपर वर्ड यूज करें तो वो होता है अंतः संयंदन। अंतः संयंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो इसका आंसर यही होगा। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल ये क्या करता है? ये सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य से हमें जो प्रकाश मिलता है, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये क्या है? एक तरह से जीरो कार्बन उत्सर्जन का सिद्धांत है, इस पर ये काम करता है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित कौन सा है? फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फोटोवोल्टिक सेल का यूज करते हैं। वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है गैलीलियो गैलीली को। किसको जानते हैं? गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या विद्युत स्थितिक अवक्षेपित्र, हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिक अवक्षेपित्र का उपयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का उपयोग करते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन 1752 विच अमेरिकन साइंटिस्ट शोड द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर इसेंशियली द सेम फिनोमिना। 1752 में किस वैज्ञानिक अमेरिकी ने यह दिखाया कि बिजली और हमारे कपड़ों से उत्पन्न चिंगारी मूल रूप से एक ही घटना है? तो ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि जो बिजली का कड़कना है और कपड़ों से चिंगारी निकलना है, वो दोनों क्या है, एक ही परिघटनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर, जीपीआरएस का पूरा रूप क्या है? जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पीएसएल की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 1947 में। कब की गई? 1947 में विक्रम साराभाई के द्वारा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तक नहीं है या ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? ऑप्शन हमें दिए हैं सोलर पैनल, ये है भाप इंजन, स्टीम इंजन भी क्या है, एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। सी है सामान्य कांच, तो कांच क्या है, ऊष्मा का कुचालक है और इसका उपयोग हम सिर्फ घरेलू सामान के रूप में करते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी यदि इसमें से जो है हम कहेंगे हीट इसमें जो है ट्रांसमिट नहीं होती है, तो एनर्जी भी ये कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेन ग्लास या सामान्य कांच। उसके अलावा विद्युत भी क्या है, एक एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। नेक्स्ट है लेजर टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड इन। लेजर तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया गया है? देखते हैं बारकोड रीडिंग, बारकोड रीडिंग में लेजर टेक्नोलॉजी की यूज होती है। नेक्स्ट है कटिंग एंड ड्रिलिंग, इसमें भी लेजर जो है टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सी है माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन में जो है लेजर टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। ये सिंपल क्या है, एक किचन अप्लायंस है जो कि खाना बनाने और उसको गर्म करने के काम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोवेव ओवन। नेक्स्ट है 3D इमेजिंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड यूजिंग ए लेजर इज कॉल्ड। लेजर का उपयोग करके 3D इमेजिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेजर का उपयोग करके क्या हम एक 3D इमेज जो है बना सकते हैं, उसको कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसके भौतिक विज्ञानी थे डेनिस गेबर। विज्ञानी का नाम क्या है? डेनिस गेबर ने जो है इसका आविष्कार किया था होलोग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एवरेज हाउ ऑफन लाइटनिंग फॉल्स टू द अर्थ। औसतन बिजली पृथ्वी पर कितनी बार गिरती है? तो औसतन हम बात करें तो बिजली जो है औसतन प्रति सेकंड 100 बार बिजली जो है वो धरती पर गिरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 टाइम्स पर सेकेंड। नेक्स्ट है एमआरआई, व्हाट इज एन एब्रीविएशन फॉर। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग करके हम जो है शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करते हैं। इसके साथ जो है इसमें क्या होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसकी यदि बात करेंगे इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था वैज्ञानिक थे रेमंड वी दमदियन। एमआरआई का सबसे पहले प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रेमंड वी दमदियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन जो है वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीड ऑफ ए कार नॉट डिपेंड ऑन। गाड़ी की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर पर डिपेंड नहीं करती है। स्पीडोमीटर तो क्या है, स्पीड का इंडिकेशन देता है, स्पीड को मेजर करने के लिए लगा होता है स्पीडोमीटर। उसके अलावा उसकी डायरेक्शन, स्पीड, एक्सेलरेशन यदि इन सब में चेंज होता है तो उस पर जो कार की स्पीड निर्भर करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है द हीट ट्रैप्ड अंडर द अर्थ सरफेस इज सेड टू बी। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसा हुआ तापमान या जो हीट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द ग्लोबुलस साइज इन मिल्क टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड।
इन मिल्क इज कॉल्ड। दूध में ग्लोबुलस के आकार को घटाकर दूध में समान रूप से वितरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं होमोजेनाइजेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन कहा जाता है कि दूध में जो ग्लोबुलस के आकार के पार्टिकल्स हैं उनको कम करके एक समान रूप में वितरित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट यूज फाइबर ऑप्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग नहीं करता है? फर्स्ट है पावर जनरेशन या विद्युत उत्पादन, तो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज नहीं होता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क, सेंसर, पावर ट्रांसमिशन, इन सब में जो है फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है। पावर जनरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? पावर जनरेशन का काम करेगा कौन? वो करते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनरेटर जो हैं वो जो है इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन का काम करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स का इसमें यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है डेल्क्वेसेंस। क्या कहलाती है? डेल्क्वेसेंस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के एक नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम है। और यदि हम बात करें कि ये कौन सी कंट्री का है, तो जीपीएस जो है ये यूएस का है। यूएस के द्वारा बनाया गया है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट, टू होम डज द चंद्रशेखर लिमिट अप्लाई। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा जो है ये तारों पर लागू होती है, जो स्टार्स होते हैं उन पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा होती क्या है? किसी भी जो वाइट ड्वार्फ स्टार हैं उनका मैक्सिमम पॉसिबल मास कितना हो सकता है, उसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। मैक्सिमम पॉसिबल मास, अधिकतम संभावित द्रव्यमान कितना हो सकता है ऑफ ए परमानेंट वाइट ड्वार्फ स्टार। वाइट ड्वार्फ स्टार कि एक श्वेत बोना तारा है, स्थायी तारा है, उसका अधिकतम पॉसिबल मास कितना हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। इसके लिए 1983 में 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को विलियम ए फाउलर के साथ नोबेल प्राइज मिला था। किस किस को? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट कौन थे? विलियम ए फाउलर। विलियम ए फाउलर, इनको नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए। नेक्स्ट है व्हाई वाज द लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी इन द न्यूज रिसेंटली। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में समाचारों में क्यों था? तो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी जो है ये एक हम कहें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के अंदर काम करता है। इसमें क्या किया गया था? उसमें जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उनकी खोज की गई थी। तो किसके लिए ये न्यूज में था उस टाइम? ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। भौतिकी की वह शाखा जो तापमान, ऊर्जा और कार्य के संबंध से संबंधित है क्या कहलाती है? तो भौतिकी की वो शाखा जिसमें हम क्या तापमान, ऊर्जा और कार्य के संबंध के बारे में बात करें तो वो कहलाती है थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गतिकी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, यूजुअली वन सिग्नल इनटू अनदर सिग्नल। वह उपकरण जो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरित करता है, आमतौर पर एक संकेत को दूसरे संकेत में बदलता है, क्या कहलाता है? तो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसड्यूसर। कौन सा उपकरण हो जाएगा? ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है जो कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए हॉट फर्नेस इज। गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरणें क्या हैं? तो हॉट फर्नेस से जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड। कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज फाउंड इन द सी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र में पाई जाती है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सी वेव एनर्जी,
ठीक है, ये तो होती है। फिर जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा हम जो है समुद्र से नहीं प्राप्त कर सकते। कहाँ पर होती है? जो पृथ्वी की क्रस्ट, या क्रस्ट नहीं, हम कहेंगे मेंटल या कोर में जो टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां से जो है हमें भूतापीय ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या होगा? जो जमीन वाला पार्ट है उस पर हमें मिलेगी। नेक्स्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये तो होती है, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकेंड है टाइडल एनर्जी है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगी, तो इसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी है, सी में भी न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये दोनों ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, ओशियन वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये तीनों कहाँ समुद्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट्स स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब तक एक असंतुलित बल किसी वस्तु पर लागू होता है तब तक उसकी गति निरंतर बदलती रहती है। तो उसकी जो है स्पीड में परिवर्तन होता रहता है। किसमें होगा परिवर्तन? स्पीड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए कप ऑफ हॉट कॉफी। गर्म कॉफी के कप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। फर्स्ट है इसमें थर्मल ऊर्जा की मापनीय मात्रा होती है जो माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए काम से प्राप्त होती है, जो बदले में विद्युत ग्रिड से संभावित ऊर्जा, इसको हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करेगा? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड है इसमें थर्मल ऊर्जा की मापनीय मात्रा होती है जो माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए काम से प्राप्त होती है, जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है सेपरेट फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, अलग अलग बल उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्स आर इन पेयर्स, बल क्या है? पेयर्स में होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग जो है निकायों पर लगते हैं, ये भी सही है। डी दिया है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑन द सेम बॉडी, क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है समान वस्तु पर लगते हैं, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल में क्या होता है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, एक पर कभी भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन the upper layers of the ocean and deeper layers to set up the OTEC power plant should be। महासागर की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापमान का अंतर OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए कितना होना चाहिए? तो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन occurs during the thunder of clouds। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होती है? तो फर्स्ट दिया है घर्षण ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो बादलों के गर्जन के दौरान क्या होता है? जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट होती है लाइट एंड साउंड एनर्जी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट ड्यूरिंग ए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट द हेलमेट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसमें कमी लाने में सहायक होता है? तो हेलमेट जो है वो इम्पल्स में कमी लाने में सहायक होता है। इम्पल्स को हम संवेग नहीं कहेंगे, इसको कहा जाता है आवेग। हिंदी में क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सोलर एनर्जी कलेक्टर्स मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑब्टेन्ड इन। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता किसमें प्राप्त होती है? देखते हैं ऑप्शन दिए इसमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर, लाइन फोकसिंग कलेक्टर, पैराबोलॉइड डिस्क कलेक्टर और जीरो ट्यूब कलेक्टर। तो इसमें से जो पैराबोलॉइड डिस्क कलेक्टर है उसकी क्षमता जो है इनमें सबसे अधिक होती है। किसकी हो जाएगी? पैराबोलॉइड डिस्क कलेक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी का है? देखते हैं इट इज यूज फॉर व्यूइंग एक्स रेज, तो इसके लिए नहीं यूज होता है अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग द बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिन, तो इसमें भी नहीं यूज होता है। सी है इट इज यूज टू परफॉर्म एम्प्यूटेशन, अंग विलोपन करने के लिए भी नहीं करते हैं। डी है इट इज यूज टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड द मदर्स वोम,
कि गर्भवती महिला के गर्भ में भ्रूण के विकास को देखने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं। तो ये इसका एक क्या है, उपयोग है। तो ये हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है मंकी सिटिंग ऑन ए ट्री ब्रांच सडनली फॉल्स टू द ग्राउंड, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस रूल। एक बंदर जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा है अचानक जमीन पर गिर जाता है, यह नियम का उदाहरण किस में आता है। तो ये आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, किसमें आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट, डायरेक्शंस आर आल्सो स्पेसिफाइड अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड to reflect the physical properties of same quantity. This type of physical quantity is called. दिशाएं उनके परिमाण के साथ भी निर्दिष्ट की जाती हैं ताकि किसी मात्रा के भौतिक गुणों को दर्शाया जा सके। इस प्रकार की भौतिक मात्रा को क्या कहा जाता है। ये कोई भौतिक राशि है, उसके परिमाण के साथ साथ यदि दिशा भी बताई जाती है, दिशा भी स्पेसिफाइड है, तो वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि। कौन सी हो जाएगी, सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं होती, वो कौन सी होती है, अदिश, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस विच डील्स द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज सच दैट द बॉडीज आर एट रेस्ट इज कॉल्ड। वह विज्ञान जो बलों के शरीरों पर क्रिया से संबंधित है ताकि शरीर विश्राम में हो, उसे क्या कहा जाता है। कि यदि बॉडीज रेस्ट कंडीशन में है, उस समय उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन कौन सी साइंस में किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है स्टेटिस्टिक्स में। किसमें करते हैं, स्टेटिस्टिक्स में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्नो अकर्स इफ द क्लाउड टेम्परेचर इज। बर्फ का निर्माण तब होता है जब बादल का तापमान कितना हो। तो बर्फ का निर्माण तब होगा जब क्लाउड टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो। जो हम कहें कि जो जमने का बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु। इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु हिंदी में। हिमांक बिंदु से यदि नीचे उसका टेम्परेचर है तब बर्फ का निर्माण होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है द मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज लॉन्च इन। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मिशन कब शुरू किया गया था। तो नैनो मिशन स्टार्ट किया गया था 2007 में। कब स्टार्ट किया गया, 2007 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये सेल्स है। जो सेल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, उनके संयोजन को क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है बैटरी। क्या कहेंगे, बैटरी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट फॉर्म टू अनदर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को एक रूप या स्थिति से दूसरे रूप या स्थिति में बदल सकता है। ऑप्शन दिए हैं वॉल्यूम, डेंसिटी, साइज, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो किसी पदार्थ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकता है। यदि कोई सॉलिड है, उसको टेम्परेचर दिया जाए तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और यदि लिक्विड को यदि टेम्परेचर और अधिक दिया जाए तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी क्या है, स्टेट चेंज हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो कौन सा हम कहेंगे, कौन सी क्वांटिटी उसको चेंज कर सकती है, टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी।